आइए, ये भी इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत आता है पेपर में, जो आपका 138 नंबर से क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। ऑन कर दिए हैं तो देखिए, आपका टाइप 8 में 138 नंबर क्वेश्चन से देखिए, कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है, 45% को विज्ञान और 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। ऐसे कितने % बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है, जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है? तो कितना आ जाएगा? एक 138 नंबर क्वेश्चन से देखें, ठीक ना। पहले वेन डायग्राम बता दें। तो दो सब्जेक्ट है इसमें, एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है, तो ये गणित का हो गया, और ये हो गया विज्ञान का, ठीक ना। 60% है गणित, ये हो गया आपका मैथ, और ये हो गया साइंस। ये है 60%, ये कितने हैं? 45%, और दोनों में कितने हैं? 25%, ठीक ना। 25%, तो हमें कम से कम एक का चाहिए, कम से कम एक सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट वालों का प्रतिशत कितना बन जाएगा? 60 + 45 - 25। अभी और डिस्क्राइब कर देंगे, पहले सॉल्व कर लीजिए। कितना आ जाएगा? ये 80% हो जाएंगे कम से कम एक सब्जेक्ट वाले, ठीक ना। कम से कम एक सब्जेक्ट पसंद करने वाले। क्या हुआ? किधर? अभी तो कह रहे थे उधर सेट किए हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, उतना मैं एडजस्ट कर लूँगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए, तो आपका हो जाएगा 60 + 45 - 25, कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। 80% ऐसे है जो कम से कम एक सब्जेक्ट में, कम से कम एक का मतलब दो में भी होंगे, ठीक ना। कम से कम एक का मतलब एक में तो रहेंगे, जो दोनों में रहेंगे उनको भी लेंगे, ठीक ना। तो कितना हो जाएंगे? 80%। ऐसे देखिए, अगर हम कहें केवल मैथ में, तो केवल मैथ वाले कितने हो जाएंगे? 60 - 25 35, और केवल साइंस वाले 20 हो जाएंगे। तो कम से कम एक सब्जेक्ट वाले, कम से कम का मतलब हो गया जो केवल मैथ वाले हों, केवल साइंस वाले हों और दोनों वाले हों। इसका मतलब यही हुआ ना, कम से कम एक। तो हो गया 35 + 25 और +20, कितना बनेगा? ये भी 80%। चाहे से सॉल्व करिए, ठीक ना। इसी को कहते हैं P A यूनियन B = PA + PB - PA इंटरसेक्शन B, ठीक है ना। एक सब्जेक्ट का हो गया, दोनों दूसरे सब्जेक्ट का हो गया, और ये दोनों का हो गया। ये हो गया कम से कम एक सब्जेक्ट में पास। आगे चले, हो जाएगा। चलिए, और कभी कभार आपको लिखा रहेगा कुल पास प्रतिशत, तो इसी को आंसर देंगे कुल पास प्रतिशत का, ठीक ना। कुल पास प्रतिशत। आगे चलिए, 139। चाहे आप ऐसे करिए और चाहे ऐसे करिए, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ, जब आपका 60 लिए तो 60 लिए तो एक बार 25 आ गया, जब आपने 45 लिया तब भी 25 एक बार आ गया, तो 25 कितनी बार आ गया?
2 बार, तो आपका हो जाएगा 1 बार का, इसलिए क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक ना। और चाहे इस फॉर्मेट पे रखिए, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। आगे चलें, पी ए यूनियन बी का मतलब है कि सभी का क्या लेंगे, एक एक बार, जितना भी इसमें आ रहा है सबका एक ही बार का लेंगे। ये हो गया पी ए यूनियन बी। और पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया जो दोनों में, इंटरसेक्शन जो हो गया दोनों में। अगले पर चलें, किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 35% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 20% अभ्यर्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। ये दोनों विषय में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों का कुल संख्या 1200 है, तो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो 139 देखिए, तो हम अगर एक कम से कम एक सब्जेक्ट का निकालेंगे तो क्या आएगा, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो एक सब्जेक्ट का कितना दिया है, 55 प्लस 35 माइनस 20, 55 प्लस 35 माइनस 20 कितना बनेगा, ये 70%। 70% ऐसे होंगे जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होंगे, ठीक ना। तो अब निकालेंगे हम दोनों में फेल, क्या निकालेंगे, दोनों में फेल, दोनों सब्जेक्ट में फेल। तो हो जाएगा 100 माइनस 70। 30% ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि 30% फेल हैं, 30% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हैं। ऐसे कुछ होंगे जो एक सब्जेक्ट में भी फेल होंगे, दूसरे में पास होंगे, ठीक ना। लेकिन 30% ऐसे होंगे जो निश्चित रूप से दोनों में फेल हैं, जो किसमें है, दोनों में फेल। तो 30% बराबर कितना दिया है, 1200। 30% बराबर हो गया 1200। इसलिए हमें क्या चाहिए, कुल संख्या, कुल पूछा है ना, कुल संख्या चाहिए 100%। कितना हो जाएगा, 4000, 4000 कुल संख्या हो जाएगा 4000। हमसे पूछा है परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या, कितना होगा, 4000, 100% होंगे। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला देखिए, ठीक, अच्छा हम अगर आपसे कहें कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल तो कितना प्रतिशत होगा, कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल तो कितना होगा, कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल, बताइए चंदन। कम से कम एक सब्जेक्ट में तो 30% दोनों में फेल है, कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल, अरे यार 30 से ज़्यादा होगा कि 30 से कम, 30 से अधिक होगा,
देखिए अगर इसमें 55% पास है तो फेल कितने हैं? 45% फेल है। इसमें 35% पास हैं तो फेल कितने हैं? 65% फेल हैं। तो आपका हो गया 45 प्लस 65, ये हो गया दोनों सब्जेक्ट का। और इसमें से जो दोनों में फेल है उसको क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। ठीक ना? कितना बना ये? 80% है। ठीक है ना? और साफ साफ दिख रहा है भाई, जो दोनों में पास होंगे उन्हीं को तो पास माना जाएगा। जो दोनों सब्जेक्ट में पास होंगे पास उन्हीं को माना जाएगा ना। तो दोनों में कितना पास है? 20%। बाकी तो फेल ही होंगे, चाहे एक सब्जेक्ट में फेल होंगे चाहे दोनों में फेल होंगे। समझ पाए बात को? नहीं समझ में आया? तो कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल कितने होंगे? 80%। चाहे ऐसे निकालिए और चाहे 20%, अगर दोनों में पास हैं इसका मतलब 80% फेल है। या तो दोनों में फेल होंगे या तो किसी एक में फेल होंगे। नेक्स्ट पर चले। चलिए अगला 140। एक होटल में 60% ने शाकाहारी दोपहर का भोजन किया जबकि 30% ने मांसाहारी दोपहर का भोजन किया और 15% ने दोनों प्रकार के दोपहर का भोजन किया। ये 96 लोग उपस्थित थे, तो कितने लोगों ने किसी भी प्रकार के दोपहर का भोजन नहीं किया? चाहे हम कहें कुल भोजन करने वाला का प्रतिशत निकाल लीजिए और चाहे आप कहिए कम से कम एक प्रकार का भोजन करने वाली का प्रतिशत। ठीक ना? तो कितना हो जाएगा? उसी को कहेंगे पी ए यूनियन बी इक्वल टू हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। ये मैं आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट आप वहाँ सीधा लिखेंगे। मैं एक दो क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ बस। तो शाकाहारी वाले कितना है? शाकाहारी जो भोजन करते हैं वो 60% और मांसाहारी है 30 और दोनों प्रकार के कितने हैं? 15। तो 60 30 90 माइनस 15, 75% ऐसे हैं जो कोई ना कोई भोजन जरूर करते हैं, चाहे वो शाकाहारी किए हों चाहे मांसाहारी किए हों और चाहे दोनों किए हों। इसका मतलब भोजन ना करने वालों का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। साफ साफ दिख रहा है। इसलिए 96 का कितना? 25%, यानी कि 96 का 1/4 कितना आ जाएगा? 24 लोग ऐसे हैं जो किसी प्रकार का भोजन नहीं किए। हो जाएगा? क्या हुआ? आगे चलिए। 141 से 143 तक का क्वेश्चन दिया, उसके लिए आपको पहले डाटा दे रखा है फिर क्वेश्चन दे रखा है। तो 141 पहले डाटा पढ़ लेते हैं। निर्देश क्या दिया है? गणित और कंप्यूटर विज्ञान के 25 छात्रों की क्या इसमें मिट गया है? एक कक्षा में 12 छात्रों ने गणित लिया और उनमें से 8 छात्रों ने गणित
सही है, कोई दिक्कत नहीं उससे। देखिए, गणित और कंप्यूटर विज्ञान के 25 छात्रों की एक कक्षा में 12 छात्रों ने गणित लिया है, उनमें से 8 छात्रों ने गणित लिया है, किंतु कंप्यूटर विज्ञान नहीं लिया। देखें, इसमें 2 प्रकार का सब्जेक्ट है। कक्षा में टोटल संख्या है 25 ना, कुल छात्रों की संख्या कितना दिया है? 25 है। इसमें 12 ऐसे हैं जो मैथ वाले हैं और 8 ऐसे हैं जो केवल मैथ वाले हैं, ठीक ना। 12 ऐसे हैं जो मैथ वाले हैं और 8 ऐसे हैं जो मैथ वाले हैं लेकिन कंप्यूटर नहीं है। इसका मतलब ये 8 यहाँ हो जाएंगे, 12 टोटल होंगे तो कितना बचेंगे? 4, ठीक ना। तो 8 4 12 हो गया, बचा कितना? 13। टोटल 25 है, तो ये कितने हो जाएंगे? 13। केवल कंप्यूटर वाले कितना हो जाएंगे? 13। और कंप्यूटर वाले कितने हो जाएंगे? 13 4 17। हाँ, क्या हुआ? हाँ, तो 25 टोटल हैं, तो 12 अगर हैं तो 13 ही तो बचे। 8 4 12 हुआ तो 13 ही तो बचे। नहीं समझ में आया भाई? 12 हो गए मैथ वाले, तो बाकी जो हो गए वो क्या हो गए? कंप्यूटर वाले, तो वो 17 ही तो होंगे। 12, हाँ हाँ, 12 ये हो गए ना मैथ वाले, ठीक है। यहाँ तक किसी कंफ्यूजन नहीं है। तो 8 4 12 हो गया और 13 25 हो गया ना टोटल। तो कंप्यूटर वाला देखेंगे तो 4 + 13 दिखाई पड़ेगा ना, 17 दिखाई पड़ेगा। इसका योग 25 नहीं होगा, ये 25 से ज़्यादा हो जाएगा, 4 एक्स्ट्रा आएगा उसमें। 12 और प्लस 17 कितना बनेगा? 29। ये 4 उसमें 2 बार जुड़ गया, एक बार 12 के साथ जुड़ गया, एक बार किसके साथ? 17 के साथ, इसलिए 25 से 4 अधिक आ रहा है, ठीक ना। एक ही बार ऐड होना था। समझ गए बात को अब? हाँ, अब चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, सारे चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी इसमें। ये हो गया मैथ और ये हो गया आपका कंप्यूटर, ये हो गया आपका कंप्यूटर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने गणित और विज्ञान दोनों लिया है? तो आपका ये क्वेश्चन नंबर है 141। 141 का आपका आंसर बनेगा 4। ये वेन डायग्राम में दिख रहा है 4। उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने कंप्यूटर विज्ञान लिया है लेकिन गणित नहीं लिया है? तो आपका हो गया 142, तो ये आंसर बनेगा आपका 13। फिर आपका 143, ये दूसरा क्वेश्चन दे दिया, 2 ही है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ भी आपसे पूछे सब बता ले जाएंगे, ठीक ना। अगर आपने वेन डायग्राम सेट कर दिया है तो सारे क्वेश्चन बता सकते हैं, इसमें से कुछ भी पूछे सब बता देंगे ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 143। किसी परीक्षा में अर्थशास्त्र में 41% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, भूगोल में 35% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए और इतिहास में 39% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। इन तीनों विषयों में 5% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अर्थशास्त्र और भूगोल में 14% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, भूगोल और इतिहास में 21% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, इतिहास और अर्थशास्त्र में 18% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें जो केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो 3 सब्जेक्ट है, 3
प्रकार का 3 डायग्राम बनेगा, यानी कि 3 सब्जेक्ट का डायग्राम बनेगा इसमें। 143 नंबर का क्वेश्चन। एक सब्जेक्ट हो गया, दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। ठीक है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है? अर्थशास्त्र है, भूगोल है और इतिहास है। अर्थशास्त्र है, भूगोल है और इतिहास है। इकतालीस % है जो अर्थशास्त्र वाले हैं, 41%। फिर कितने भूगोल वाले? 35%। और ये 39%। अब तीनों सब्जेक्ट वाला दे दिया है, 5% है। ठीक है ना। अब दो दो सब्जेक्ट वाला पढ़िए। अर्थशास्त्र और भूगोल वाले कितने हैं? 14%। अर्थशास्त्र और भूगोल वाले हैं 14%, तो 14 में 5 आ चुका है। ठीक ना। तो बचा कितना? 9। तो यहाँ आपका हो जाएगा 9। अरे भाई, अर्थशास्त्र और भूगोल का ये पूरा बनना चाहिए, ये वाला यहाँ से यहाँ तक 14% होना चाहिए, जिसमें से 5 पहले से आ चुका है। तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। आगे भूगोल और इतिहास 21%। 21 है तो बचेंगे कितना? 16। आगे और कौन सा दिया है? 18% दिया है ना। इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री 13%। तो 13 में 5 हो गया तो बचा कितना? अच्छा 18 है तो हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा? 13। यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? केवल अर्थशास्त्र। क्या चाहिए? केवल अर्थशास्त्र। तो देखिए टोटल है 41%। उसमें से अगर केवल वाला भाग चाहिए तो हमें ये चाहिए, केवल ये चाहिए। ठीक है ना। तो 13, 5, 18, 9, 27, बचा कितना? 14। तो केवल आपका इकोनॉमिक्स का कितना हो जाएगा? 14% हो जाएगा। जब भी ये 3 वाला ग्राफ आएगा, 3 वाले में ये ध्यान रखें, सबसे पहले आपको जो फिल करना है वो तीनों वाला करना है। ठीक ना। तीनों वाला कर लेंगे तो उसके बाद आसान हो जाएगा। अगर 2 से शुरू कर दिए तो फिर नहीं भर पाएंगे। पहले तीनों वाला भर लीजिए, फिर उसके बाद घटाते चले जाइए। अब अगर आपसे कहे कि 9 क्या है, तो आपका उस समय क्वेश्चन पूछेगा केवल इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, केवल अर्थशास्त्र और ज्योग्राफी का प्रतिशत कितना है। अगर ऐसा आंसर पूछे केवल अर्थशास्त्र और भूगोल का प्रतिशत, तो कितना बताएंगे? हाँ, 9%। केवल अर्थशास्त्र और भूगोल का कितना होगा? 9% ही तो होगा। ये वाला पार्ट लेंगे, 4 कहाँ होगा? नहीं 9 लिखा हूँ यार, 13 था टोटल मिला के, 14 था ना। 14 था, उसमें से 5 हटा दिए तो 9 बचा। तो 143 का आंसर बनेगा। ये क्या हुआ? ये जो PDF भेजे इतना ही है इसमें क्वेश्चन, और नहीं है क्या? अच्छा आगे, अगले पेज पर है, सॉरी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 144 से इन्होंने लिखा है 145, यानी कि 144, 145
एक इमारत में 30% व्यक्ति केवल काफ़ी पीते हैं, 40% व्यक्ति केवल चाय पीते हैं, 25% व्यक्ति केवल चाय और काफ़ी पीते हैं, 20% केवल चाय और दूध पीते हैं और 15% व्यक्ति चाय, काफ़ी और दूध तीनों पीते हैं। अब जो मैं पहले केवल वाला बता दिया, अब आप इसमें उसका यूज करेंगे तो क्वेश्चन कर ले जाएंगे। देखिए 144 और 145 तीन प्रकार का पेय पदार्थ है। पेय पदार्थ कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। आपसे कह रहा एक इमारत में 30% व्यक्ति केवल काफी पीते हैं, तो काफी इधर हो गया, चाय हो गया और दूध हो गया ना, यही तो है, चाय काफी और दूध। तो 30% केवल केवल काफी पीते हैं, तो केवल काफी वाले कहाँ आएंगे? ये वाला पार्ट आएगा, केवल काफी, वल्ली कॉफी, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है ना। ऐसे ही 40% केवल चाय, ये हो गया 40%। फिर आपका 25% केवल चाय और काफ़ी, ये हो गया 25%। इसमें नहीं आएगा, वो केवल इतना ही पार्ट होगा, ठीक है ना। आगे 20% व्यक्ति केवल चाय और दूध, ये हो जाएगा 20%, यानी कि इतना पार्ट, ठीक है ना। आगे आपसे कह रहा है कि 15% व्यक्ति चाय, काफ़ी और दूध तीनों पीते हैं, ये हो गया 15%। हमें अब चाहिए क्या? अच्छा, संख्या में ही दिया है ना, मैं प्रतिशत बोल रहा, सॉरी। चाय पीने वाले और काफ़ी पीने वालों की संख्या के बीच का अंतर, चाय पीने वाले और काफ़ी पीने वाले के संख्या के बीच का अंतर बताना है। कितना आएगा? दूध वाला संख्या तो दिया नहीं इसमें, ठीक ना। हाँ, तो देखिए भाई, अंतर जो आएगा वो इसी के कारण आएगा, चाहे 15 जोड़ लीजिए चाहे छोड़ दीजिए। देखिए 30, 25 इससे, और 40 और 20 से अंतर आएगा, ठीक है ना। अगर काफ़ी में जोड़ेंगे तो 30, 25, 15, ये तीनों जुड़ेगा, 30 + 25 + 15। और चाय वाले क्या हो जाएंगे? इसमें हमें लग रहा है कोई डाटा छूटा हुआ है, 10 है। नहीं, वो 10 नहीं लिखा जाएगा, केवल चाय। अगर दिया होता 25 व्यक्ति चाय और काफ़ी पीते हैं, तब ये 15 घटा के लिखा जाता 10, ठीक है ना। अगर केवल कह दिया है तो 15 को नहीं लेंगे, केवल यही लेंगे, उसमें दूध नहीं आएगा, ठीक ना। ठीक है, और चाय वाला कितना हो जाएगा? 25 + 40, 15 भी जोड़े हैं, जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 15 और 20 ना, कितना हो जाएगा? ये हो गया 70, और ये कितना हो गया? 100। तो कितने का डिफरेंस हुआ? 30 का। वैसे हमें लग रहा है इसमें कुछ डाटा नहीं दिया है,
क्योंकि जो काफी वाला है यहाँ पर भी तो कुछ संख्या होगी, जो काफी और दूध दोनों पीते होंगे, ठीक है ना। 100 की मान लें। इसमें डाटा कुछ देखिए, कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। हाँ, किसमें, कहाँ पे? ऐसा कैसे 100 का होता है, उस बोला 100 का प्रतिशत थोड़ी दिया है। प्रतिशत कहाँ दिया है, व्यक्ति दिया है ना। क्यों 100 पर लगाएं, जबरदस्ती 100 पर लगाएं। ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। केवल काफी पीने वाले लोगों की संख्या तीनों पेय दूध चाय और काफी पीने वाले लोगों की तुलना में डैश है। चलेंगे कि दूध वाले जो होंगे 15 और 20 होंगे, ठीक ना। दूध वालों की जो संख्या होगी 15, 20, 35। ये पहला क्वेश्चन आपने जो लगाया है 30 आएगा, ठीक है। केवल काफी पीने वाले लोगों का संख्या, केवल काफी वाले कितना है, 30 है, ठीक ना। अगले क्वेश्चन का आंसर देखिए, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम यही मान ले रहे हैं कि दूध और दूध वाले जो हैं केवल दूध या केवल काफी दूध वाले नहीं है, कोई संख्या नहीं है, ठीक। जब कोई डाटा नहीं दिया है तो यही मानकर चलेंगे। जब यहाँ पर कोई क्वेश्चन में डाटा नहीं दिया है तो हम यही मानकर चलेंगे कि केवल दूध या केवल काफी और दूध वालों का कोई संख्या नहीं है, वो यही संख्या है जो यहाँ लिखी है, वही संख्या इस पूरे गोले के लिए है। तो हमें जो चाहिए अब अगला आंसर वो क्या चाहिए, ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए केवल काफी पीने वाले लोगों की संख्या और तीनों पेय यानी कि दूध चाय और काफी पीने वाले लोगों की संख्या की तुलना में कितना अधिक है। तो काफी वाला हो जाएगा 30, और तीनों अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए। अरे भाई, केवल काफी वाला तो पहले से लिख रखा है, 30 है। केवल काफी का पहले लिख रखा है 30 है, और तीनों कितने हो जाएंगे, 30 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 40 प्लस 20 कितना, 130। तो यहाँ से अंतर बनेगा कितना, 100। लेकिन ये कुछ डाटा तब फिर गलत दिया है, ठीक है ना, कुछ गलत दिया है डाटा। कुछ गलत दे रखा है। आगे चलिए। इससे क्यों नहीं लेंगे यार, लिखा है ना।
केवल काफ़ी हो गया अलग, ठीक है। पीने वाले लोगों की संख्या तीनों पे, अब तीनों में जितनी भी संख्या आएगी सब लिया जाएगा ना, तीनों में सब पूरा लिया जाएगा। तीनों का मतलब यही तो हुआ, चाहे केवल इसको पी रहा हो, चाहे केवल चाय काफ़ी पी रहा हो, चाहे केवल चाय पी रहा हो, चाहे तीनों पी रहा हो। अच्छा एक सेकेंड, केवल काफ़ी पीने वाले लोगों की संख्या और तीनों पेय पदार्थों को 15 है ये, सॉरी यार तीनों दिया ही है, मेरा दिमाग गलत चल गया कि तीनों वाला तो दिया ही है ना, 15 है, सॉरी। तो अंतर आपको चाहे कितना हो जाएगा, 15 अधिक। हमारे दिमाग में चलने लगा कम से कम एक पेय पदार्थ का, तो उसका भी तीनों बनता। चलिए नेक्स्ट चले अगले पर। निर्देश 146 147 तक का। एक इलाके में 150 लोगों को रोजाना काम के लिए यात्रा करनी होती है। उनमें से 25 केवल बस से यात्रा करते हैं, 40 केवल ट्रेन से और 20 टैक्सी और ट्रेन दोनों लेते हैं, 30 केवल निजी कार का इस्तेमाल करते हैं और 25 बस और टैक्सी लेते हैं और बाकी केवल टैक्सी से यात्रा करते हैं। तो आगे का आंसर बताना है, प्रयास करें सभी लोग ज़रा। इसके बाद नया टाइप शुरू हो जाएगा, तो एक क्वेश्चन कोशिश कर लीजिए, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। आप लोग बता भी नहीं रहे, फैन नहीं चल रहा, गर्मी लग रही है। चलिए चलिए देखिए, हाँ नहीं टैक्सी हो सकता वो भी कार, लेकिन एक निजी कार है और एक टैक्सी है। टैक्सी भी कार का यूज टैक्सी के रूप में किया जाता है, वो चीज़ अलग हो गई। तीन है, तीन पहले बना लीजिए, ठीक ना। बस है, ट्रेन और टैक्सी, यही ना। निजी वाले को बाहर रखेंगे। चलिए देखिए, एक इलाके में 150 लोगों को रोजाना काम के लिए यात्रा करनी होती है। उनमें से 25 केवल बस से यात्रा करते हैं, तो हो गए 25। फिर आपका हो गया 40 केवल ट्रेन से, ये हो गया 40। आगे 20 टैक्सी और ट्रेन दोनों लेते हैं, 20 जो है टैक्सी और ट्रेन 20। 30 केवल निजी कार का इस्तेमाल करते हैं, 20 बस और टैक्सी लेते हैं, 20 हो गए बस और टैक्सी, और बाकी केवल टैक्सी से यात्रा करते हैं। 25 है। चलिए
टोटल है 150 और 40 है निजी बस, निजी कार वाले ना। 40 है, कितना है? 30 केवल निजी कार का इस्तेमाल करते हैं, 30 केवल निजी कार का। तो यहाँ लिख दें, इनको टैक्सी में लिख दे रहे हैं, ठीक ना। अब और कोई बच रहा है डाटा? नहीं ना, बाकी केवल टैक्सी का बाकी केवल टैक्सी से यात्रा करते हैं। तो आपका हो गया हाँ हाँ, तो चाहे निजी वाले को बाहर कर दीजिए, एक और ग्राफ बन रहा था उसको बाहर ही लिख दीजिए, निजी वाले हैं, ठीक ना। निजी कार तो कितना हो गया? 25 25 50 और ये हो गया आपका 60, 110 और 30, 140, बचा कितने? 10, ठीक ना। अब हमें क्या चाहिए? उन लोगों का प्रतिशत क्या है जो परिवहन के केवल एक साधन का इस्तेमाल करते हैं। तो कितना हो गया? 25 40 10, कितना हुआ? 75 और 30, 105 ना। या तो बस करेंगे, या तो ट्रेन करेंगे, या टैक्सी करेंगे, या निजी कार करेंगे। और चाहे इसी को इसमें भी लिख देते तो 30 + 40 हो जाता है। तो आपका हो जाएगा केवल एक साधन, केवल एक परिवहन। तो हो गया 105, कितना हो रहा है? 105 ना, 150, कितना हो गया? 70%, ठीक है। आगे, इन सभी में से कितने लोग यात्रा के लिए टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं? इन सभी में से कितने लोग टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं? तो आपका हो जाएगा 25 + 20 + 10, 55, ठीक ना। तो टैक्सी वाले हो जाएंगे 25 + 20 और +10, कितना? 55, 55 हो जाएगा। क्या हुआ? कंफ्यूजन है क्या चंदन? आगे चलें, नेक्स्ट पर हो जाएगा ना सबका। केवल कार या निजी कार वाले को बाहर ही रखिए तब भी सही है, और चाहे यहाँ 2 बार लिखिए, 10 + 30 लिख दीजिए बीच में ही, कोई दिक्कत नहीं है उससे। क्यों? 147 का क्या हुआ बताइए? हाँ, अच्छा ये यहाँ अगर लिख दें, नहीं तो निजी कार वाले को अलग रखेंगे, ठीक ना। लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन वो फिर निजी कार वाले को इस वाले क्वेश्चन में उसको अलग ही ऐसे, चाहे अगर बाहर नहीं लिखना चाहते तो यहीं पर लिख दीजिए ऐसे करके, लेकिन इसको जब आप टैक्सी वाले में लेंगे तो निजी कार वाले को नहीं लेंगे उसमें। टैक्सी का मतलब कार भी हो सकता है, उसमें 3 पहिया वाहन भी हो सकता है, उसमें जो आप लोग यहाँ चलता है क्या बोलते हैं उसको? ई रिक्शा, ठीक ना। टैक्सी का मतलब इस प्रकार से कुछ है, कोई साधन है। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए 148। जैसे कोई अपने कार से जा रहा तो ये नहीं कहेगा कि मैं टैक्सी से गया था या टैक्सी पकड़ा था, ठीक है ना। निजी वाहन से जा रहा है तो उसको उसमें शामिल नहीं करेंगे, लिख सकते हैं उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं, उसको अपने हिसाब से मेंशन किए रहेंगे। अगला देखिए 148। एक फर्म में पुरुष कार्यकर्ता का औसत वेतन 5200 रुपये है और महिलाओं का 4200 रुपये और सभी श्रमिकों का औसत वेतन
5,000 रुपये है। फर्म में पुरुषों का प्रतिशत ज्ञात करना है। पुरुष कितने प्रतिशत हैं, उनकी संख्या बताना है। तो देखिए पहले कितने हैं, या औसत वेतन पुरुषों का कितना है 5200। पुरुषों का औसत वेतन कितना है 5200 और महिलाओं का कितना है 4200 और सबका मिलाकर कितना है 5000। एलिगेशन लगा देंगे, ठीक ना। ये मेल हो गए और ये फीमेल हो गई। तो यहाँ से ये हो जाएगा 200 और यहाँ से ये घटेगा तो हो जाएगा 800, यानी कि 4:1 के अनुपात में है मेल और फीमेल। उनकी संख्या का अनुपात क्या है 4:1 है। संख्या का अनुपात क्या है 4:1 है। तो हमें बताना है पुरुषों का प्रतिशत कितना है 80% है। पुरुष कितने हैं 80% है, 5 में से 4 हैं। तो मेल का जो प्रतिशत आ जाएगा वो आ जाएगा 4/5, यानी कि 80%। ठीक है ना। इसमें लगा देंगे एलिगेशन, औसत से मिश्रण से क्वेश्चन को कर लेंगे। आगे चलें। और कुछ पूछना है किसी को इसमें? एलिगेशन के अलावा फिर एक्स वाई से करेंगे, ठीक है ना। एलिगेशन के अलावा अगर करेंगे तो कैसे करेंगे एक्स वाई से। देखें या यम या फी ले लीजिए, 5200 गुणे यम प्लस 4200 गुणे यफ बराबर 5000 इंटू यम प्लस यफ। ये मेल हो गई संख्या, ये फीमेल और मेल प्लस फीमेल। ये हो गया इधर का टोटल और ये उनका मिलाकर टोटल। दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से फिर से यम एफ का अनुपात वही आएगा 4:1 संख्या का अनुपात, ठीक ना। अगर आपसे पूछे संख्या कितनी थी तो इस क्वेश्चन में संख्या नहीं बताई जा सकती। एग्जैक्ट संख्या क्या है वो नहीं बता सकते, केवल प्रतिशत बता सकते हैं या संख्याओं का अनुपात बता सकते हैं। आगे चलें। चलिए अगर आपसे पूछ लेता पुरुषों की संख्या कितनी है तो आपका आंसर होगा डाटा अनसफिशिएंट है, ठीक ना, आंकड़े अपर्याप्त हैं। नेक्स्ट पर चलें। संख्या बता सकते हैं इस क्वेश्चन में? नहीं, केवल अनुपात बता सकते हैं या प्रतिशत बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 4500 हो जाती है। नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी? तो देखिए आपसे कह रहा है कि कुल संख्या कितनी है 4000। पुरुष महिलाओं में कितना का वृद्धि हुआ 10% का, सॉरी पुरुषों में वृद्धि हुआ 10% का और महिलाओं में जनसंख्या वृद्धि जो हुआ है वो है 20% का और ओवरऑल जो वृद्धि हुआ है वो 500 का है। 4000 से कितना हो गया है 5000। तो अगर हम वैसे प्रतिशत वृद्धि देखें तो कितना होगा 500 का वृद्धि है 4000 पर, कितना परसेंट हुआ ये? कितना परसेंट बनेगा 12.5%। 12.5% बनेगा, ठीक है ना, 12.5%। तो आपका कितना हो गया ये? पहले पुरुष बढ़े हुए हैं 10, महिला बढ़ी हुई है 20 और ओवरऑल जो जनसंख्या वृद्धि है वो है 12.5 का, ठीक ना। तो जब आप इसका अनुपात निकालेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा 2.5 और यहाँ हो जाएगा 7.5। इसमें से ये घटेगा यहाँ लिखा जाता है, इसमें से ये घटेगा यहाँ लिखा जाएगा। तो ये आपका यहाँ ये चल रहा है मेल और ये चल रहा है फीमेल, तो अनुपात जो बनेगा वो मेल फीमेल का बनेगा। कितना आ जाएगा
3:1, ये मेल का और फीमेल का अनुपात हो गया। इसी अनुपात में संख्या रही होगी, ठीक ना। तो इसी अनुपात में पहले संख्या रही होगी, यानी कि मेल जो रहे होंगे वो रहे होंगे 3000 और फीमेल जो रही होंगी वो रही होंगी 1000। 4000 टोटल संख्या है। 4000 को 3:1 अनुपात में बांटेंगे तो कितना कितना आएगा, 3000 और 1000 आएगा, ठीक है ना। अब उसको भी ऐसे करना चाहे अगर करेंगे तो क्या लिखेंगे, 4000 और गुणे उसमें पुरुष कितने हैं, 4 में 3 है, 4 में कितने हैं, 3। ऐसे तो सॉल्व करेंगे तो वो तो साफ साफ दिख रहा है, तो करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। महिलाएं कितनी हैं, 4 में 1 है, 1/4। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। अच्छा, इसको अगर एलिगेशन नहीं लगाएंगे तब भी कर सकते हैं, ध्यान दें। फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, हो सकता है कोई इस प्रकार से कर रहा हो, मिटा देते हैं। देखें, कोशिश आप यही करिए कि एलिगेशन से ही करें, जल्दी हो जाएगा। तो हमें पुरुषों की संख्या पूछा है, तो हम पुरुषों की संख्या मान लेंगे। इसमें पुरुषों की संख्या हमने मान लिया कितना है, x है। तो महिला कितनी हो जाएंगे, महिलाओं की संख्या या महिला की संख्या हो जाएगा 4000 माइनस x। तो पुरुष कितने बड़े हैं, 10%, तो x का 10% की वृद्धि। और महिलाएं कितनी बड़ी हैं, 20%, 4000 माइनस x का 20%। और ये टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 500। 500 की वृद्धि है ना। पहले टोटल कितना था, 4000, और अब कितना हो गया, 4500। तो 500 का वृद्धि है। किसी के दिमाग में ऐसा भी चल रहा होगा कि हम इसको लिखेंगे 4500, वो भी लिखा जा सकता, लेकिन ध्यान दें उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा x गुणे 110/100 और प्लस 4000 माइनस x, हो जाएगा 120/100। अब इसको जब लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 4500। ये बढ़कर पुरुषों की संख्या, ये बढ़कर महिलाओं की संख्या, टोटल संख्या हो गई। और ये पुरुषों में संख्या वृद्धि है और ये महिलाओं में संख्या वृद्धि है। तो कितने की वृद्धि है, 500 की है, ठीक है ना। तो चाहे समीकरण फर्स्ट वाला सॉल्व करिए और चाहे सेकंड, इसलिए पहला ही सॉल्व करिए क्योंकि वो आसान रहेगा। दूसरा सॉल्व करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से भी पुरुषों की संख्या कितनी आएगी, 3000। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, समीकरण 1 आपका जो लिखा है, तो ये आएगा आपका x बराबर 3000। आगे चले। अगला बताइए, एक किराने की दुकान 2 अलग अलग विक्रेताओं द्वारा पैक किए गए रस की 600 बोतलें खरीदती है। 20% माल पहले विक्रेता द्वारा, 80% दूसरे विक्रेता द्वारा लिया जाता है। एक बोतल का विक्रय मूल्य 25 रुपये है, तो दूसरे विक्रेता के सामान को देखने के बाद दुकानदार को पता चला कि 25% सामान केवल 1 दिन तक ही इस्तेमाल किया जा सकता है। वह माल वापस करने का फैसला करता है, उसे दूसरे विक्रेता से कितना पैसा मिलेगा। सॉल्व करिए, कोशिश करें सभी लोग जरा। आसान क्वेश्चन है, बस बड़ा लिखा है। कह रहा है, एक किराने की दुकान 2 अलग अलग विक्रेताओं द्वारा पैक किए गए रस को 600 बोतलें खरीदी। 20% माल पहले विक्रेता द्वारा, 80% माल दूसरे विक्रेता द्वारा। तो पहले से कितना पाएगा, 120, और अगले से
480। अब पहले से पाया है 120 और दूसरे से पाया है 480। दूसरे विक्रेता के सामान के देखने के बाद दुकानदार को पता चला कि 25% सामान केवल एक दिन तक ही इस्तेमाल किया जा सकता है। वह माल वापस करने का फैसला करता है। उसे दूसरे विक्रेता से कितना पैसा मिलेगा? तो बताइए क्या करना है इसमें? कुछ करना है नहीं, सब आसानी है। आया नहीं? कितना? 3000। देखिए 600 बोतल है टोटल। उसमें से पहले वाले से फर्स्ट और दो प्रकार के हैं विक्रेता। इनसे लिया है 20% और इनसे लिया है 80%। इनसे 20% लेगा तो आपका हो जाएगा 120 और इनका हो जाएगा 480। जब ले लिया तो पता चला कि इसमें से 25% ऐसा है जो केवल एक दिन तक इस्तेमाल हो सकता है, तो उसी को वापस करेगा 25% को। ठीक ना? तो 25% यहाँ से वापस करेगा तो कितना वापस करेगा वो? 25% मतलब 1/4, 120 वापस करेगा। और 120 के लिए वापस पैसा कितना मिलेगा? एक का रेट कितना था? 25 रुपये। एक का रेट कितना है? 25 रुपये। इसलिए वापस में इतना बोतल वापस करेगा और उसे मिलेगा, जरा कोई इंक ले आइए वहाँ से, तो उसे मिलेगा 25 रुपये के हिसाब से 120 गुणे 25 कितना होती है ना? 3000। 3000 रुपये। 25 दूना 50, हाँ ठीक है, 3000। जो एक दिन में आपका हो रहा है वही तो वापस करेगा। जो एक दिन में इस्तेमाल करने लायक है उसे वापस कर देगा, बाकी यूज करेगा। आगे चलें। टोटल था 600 बोतल। पहले वाले से लिया 120 बोतल। इसका कोई इस क्वेश्चन में रोल है नहीं। अगले वाले से लिया 80% यानी कि 480 बोतल। जब ले लिया तो पता चला जो दूसरा से लिया गया है उसमें से 25% ऐसा है जो केवल एक दिन उपयोग के लिए, इसलिए उसको वापस करेगा। 1/4 बनेगा यानी कि 480 का 1/4 120 बोतल बनेगा। 120 बोतल वापस करेगा। एक बोतल का उसे कितना मिलेगा वापस में? 25 रुपये, क्योंकि 25 का खरीदा है तो 25 गुणे 120। आगे चलिए। नहीं है क्या? वहीं पर था उस पे, मेज पे। तब होगा नहीं इसमें क्योंकि पहले देखा था। जाने दीजिए, अगला आ जाइए। 151। किसी को ना समझ में आए तो फिर से बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। 151। मारिस ने अपने आय का 25% भोजन पर खर्च करता है। उसने 1000 रुपये उन्हें 1000 रुपये की वृद्धि मिली, लेकिन उन्होंने खाद्य सामग्री पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया, अतः उसका भोजन का खर्च 20% कम हो गया। उसका प्रारंभिक आय क्या थी? उसकी प्रारंभिक आय क्या थी? बताइए। देखिए भाई, प्रारंभिक आय क्या था? यक्स था। इसका कितना खर्च हो रहा था? 25%। अब उसकी आय कितना हो गई? यक्स प्लस 1000। 1000 का वृद्धि हो गया। अब कितना खर्च हो रहा है? 20%। अब कितना खर्च हो रहा है? 20%। नई आय से देखेंगे तो 20% और पुरानी आय से देखेंगे तो 25%, क्योंकि उसके जो पुराना खर्च था खाद्य सामग्री पर वही खर्च अभी भी है। ठीक ना? समझ में आया बात? पहले उसका आय था यक्स, अब हो गया यक्स प्लस 1000।
आय क्या था, यक्स था। तो पहले वो कितना खर्च करेगा, यक्स का 25%। ये पुराना उसका खर्च हो गया खाद्य सामग्री पर। अब खर्च करेगा यक्स प्लस 1000 का 20%। यह भी वही है क्योंकि उसके खाद्य सामग्री पर परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक ना, कितना आ जाएगा, 5% बराबर, या 5x, यक्स का 5%, या दोनों तरफ प्रतिशत हटा दीजिए तब भी चलेगा ना। तो आपका हो जाएगा 5x बराबर 1000 गुणे 20। कुछ लोग हो सकता काट रहे हूँ, चलिए ठीक। ये हो जाएगा 5x बराबर 4x और प्लस 4000। वो आप दिमाग में क्या चल जाता है, ये तो प्रॉब्लम है ना मैथ में। x बराबर हो जाएगा 4000। कितना बता रहे थे, 6000। आंसर आएगा 4000। ऐसे करेंगे, अगर आप ऑप्शन से कर रहे हैं तो आप करेंगे, जैसे ऑप्शन आपका पुराना दिया है, क्या दिया है, प्रारंभिक आय। तो जो भी प्रारंभिक आय होगा वो ऑप्शन में है, उसका 25% लेंगे जितना आएगा, और उसी में 1000 जोड़कर, उसी ऑप्शन में 1000 जोड़कर उसका 20% लेंगे। तो दोनों वैल्यू क्या आनी चाहिए, समान आनी चाहिए। समझ रहे हैं ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो आपका पुराना आय आपके ऑप्शन में दे रखा है। तो आपने 4000 ले लिया तो ये पुराना आय हो गया, इसका 25% जितना आएगा उतना आपका 1000 बढ़ाने पर कितना आना चाहिए, 20%। ठीक ना, तो ये दोनों देखिए समान आ रहा होगा भाई, इसलिए आंसर आपका बनेगा 4000। जो ऑप्शन से किए हैं ऐसे करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि सभी ऑप्शन, अगर एक ही बार में 4000 चेक कर लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर सारे ऑप्शन करने पड़ेंगे। अगले पर चलें, 152। अरे तो मैं वही तो कह रहा हूँ, हो सकता कोई डी से ही स्टार्ट कर दे, वो आपके ऊपर है ना। उसका पहली बार में आ जाएगा, आपने ए से स्टार्ट किया तो आपको 4 ऑप्शन चेक करने के बाद चौथे ऑप्शन पर पहुंचेंगे तब आएगा। ठीक है ना, पहला इसलिए नहीं कह रहेगा क्योंकि 65 का 20%, 25% निकालना थोड़ा कठिन है, इसलिए शुरू करिए तो या तो बी से, या तो सी से, या तो डी से करिए। ठीक है ना। और दूसरा एक तरीका और बता दें आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाता है तो आपका प्रारंभिक और बाद दोनों ही ऑप्शन में दिया होगा, प्रारंभिक और बाद दोनों ही ऑप्शन में दिया होगा। जिन दो ऑप्शन के बीच का डिफरेंस 1000 है उन्हीं में से छोटा वाला है आंसर। नहीं समझे मेरी बात, समझ गए ना। इसमें प्रारंभिक और बाद दोनों ही मैक्सिमम क्वेश्चन में 99.9% में दिया ही रहता है कि दोनों ही ऑप्शन में होगा, प्रारंभिक वाला और बाद वाला। तो प्रारंभिक और बाद के में कितने का डिफरेंस है, 1000 का ही तो डिफरेंस है। तो 1000 का ऑप्शन में किसमें, दोनों में डिफरेंस आ रहा है, सी और डी में। इसलिए अगर वहाँ पर आपके पास 4 सेकंड है तो आप ऐसे ही मारेंगे जैसे बता रहे हैं। मान लीजिए लास्ट में देखिए ये क्वेश्चन, तो 1000 का जिसमें डिफरेंस है वो प्रारंभिक पूछा तो छोटा वाला, और बाद का पूछा है तो बड़ा वाला। अगर आय बढ़ रही है तो आय घट रही है 1000, तो उल्टा हो जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए 152। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है, लेकिन ये तभी आप जो भी बताएं ये तभी यूज करेंगे जब आपके पास टाइम नहीं है तब, नहीं तो करके ही करिए तो ज़्यादा ठीक है। ठीक ना। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40 अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे, बताइए। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांक का कितना लाना आवश्यक है, 50%।
परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किया है। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 150 पूर्णांक तो कर लीजिए, हो जाएगा। आसान है ना ये। देखिए पहले बेसिक कर देते हैं, फिर इस क्वेश्चन को औसत से भी कर सकते हैं। इसका मेथड 1 देखिए कितना है। टोटल 50% पाना है और एक सब्जेक्ट ऐसा है फर्स्ट वाला जिसका पूर्णांक कितना है 200, उसका कितना पाया है 40%, यानी कि कितना नंबर पाया 80। दूसरे का पूर्णांक कितना है 150, ठीक ना, 150 है, लेकिन इसमें कितना पाया है नहीं पता है। और दोनों का मिलाकर, पहले और दूसरे सब्जेक्ट का मिलाकर टोटल पूर्णांक कितना हो जाएगा 350। और 350 में कितना पाना है उसे 50%, यानी कि 175 ना, 50%, 350 का 50%, 1/2, यानी कि 175 पाना है। 80 पा चुका है, 175 पाना अभी कितने की ज़रूरत है 95 की, ठीक ना, 95 की ज़रूरत है, यानी कि 150 में कितना पाएगा 95। इसलिए दूसरे सब्जेक्ट का आपको प्रतिशत पूछ रहा है तो 95 लाना है 150 में। 63.33 63 64 दिया है, 64 ले लीजिए। फिर से देखिए कह रहा है कि एक परीक्षार्थी है या छात्र है जो भी है, उसे 2 प्रकार के प्रश्न हैं, लेकिन उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य है। तो एक प्रश्न पत्र 200 का है और एक प्रश्न पत्र उसका 150 का है। पहला प्रश्न पत्र जिसका 200 का है उसमें कितना पाया है 40%, तो 200 का 40% कितना होगा 80 होगा। अब इसको आप लिखेंगे तो आपका कैलकुलेशन खुद ही धीमा होता चला जाएगा। 200 गुणे 40/100, और थोड़ा एक और जो कर लेंगे वो 20 200 गुणे 2/5, कुछ ये कर लेंगे। अरे भाई जब 200 है, एक का 40%, 40 इसमें 40 उसमें, 80 तो ही होगा। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है ना, सीधा 80 लिख देंगे। अब अगर होता 180 तब हम करते 180 गुणे 40/100 या 180 गुणे 2/5, समझ गए ना बात को। जब 200 है तो डायरेक्ट 80 लिख देंगे, उसमें क्या है। तो 80 इसमें पा गया, और दोनों में अगर हम देखें तो इसका प्रतिशत नहीं दिया है, तो 200 ये हो गया 150, तो टोटल पूर्णांक कितना हो गया 350। और टोटल में पाना है 50%, तो 50% पाने के लिए 350 में कितना पाना अनिवार्य है 175। तो अगर आपने 200 में केवल 80 पाया है तो 150 में आपको कितना पाना पड़ेगा 175 माइनस 80 पाना पड़ेगा, यानी कि 95 अंक लाना है 150 में, तब वो पास होगा। तो दूसरे वाले में पाएगा 95, 95 किसका 150 का कितना परसेंट है, 95 150 का कितना परसेंट है, आ जाएगा 63 सही सॉल्व किए है ना, 63.33। आगे चलें, दूसरा भी बता दें औसत वाले से। अरे हाँ देखिए ऐसे औसत से कर लेते हम लोग। 200 का पूर्णांक है, 150 का है अगला, और टोटल मिलाकर 350 हो गया। अगर हम इसको देखें तो ये 7 बनेगा, ये 3 बनेगा और ये 4 बनेगा। यहाँ पाया है कितना 40%, और टोटल में कितना पाना है 50%, ठीक ना।
तो हमने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से यहाँ गए तो कितना बढ़ गया 10, और यहाँ की यूनिट है 7, तो 70 हो गया, बढ़ गया। कितना बढ़ गया 70। यहाँ आंसर तो हमारा होना चाहिए था 40, लेकिन यही 70 कितने में बढ़ जाएगा 3 में। ये हो गया आंसर 40 + 70/3। सॉल्व कर लीजिए, उतना ही आ रहा होगा जितना पहले आ रहा था। हमने लिख दिया 200, 150, 350। हमें ये लिखने में टाइम लग रहा है, आप सीधा लिखेंगे 4, 3, 7, ठीक ना। जब तेजी से सॉल्व करेंगे तो 4 पर 40% है और 7 पर 50% है, इसका प्रतिशत बताना है। हमने 40 आंसर माना, 40 से यहाँ गए तो कितना बढ़ा 10, 10 और यहाँ का यूनिट कितना है 7, तो 70 की वृद्धि है। यानी कि आंसर 40 तो होना चाहिए था, यही 70 कितने में बढ़ जाएगा 3 में। 70 को 3 में बांट दीजिए तो कितना कितना मिलेगा। वही आ रहा होगा जो पहले आ रहा था, 63 दशमलव समथिंग। आगे चले 153। एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए, उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 592 है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। बताइए। हाँ, तो 82 + 2 84। ठीक है भाई, तो 82 + 2 कितना हो गया 84। 16 बराबर करिए 592। सैंतीस सौ ना, ठीक है। अरे जो पास हैं उनको पुनः परीक्षा श्रेणी में क्यों रखेगा दूसरी परीक्षा में। 82% पहले से पास हैं, आपको खुद सोचना चाहिए। आप 82 में से 2% ले रहे होंगे ना, 82 नहीं, जो बाकी बचे हैं उसमें से 2% को पुनः परीक्षा श्रेणी में रखा है। उसी का एक ही सब्जेक्ट में बैक लगा होगा, किसी का चारों में लगा होगा, तो जिनका चारों में लगा था उनको बैठा दिया, जिनका एक में लगा था 2% थे उनको पुनः परीक्षा श्रेणी में शामिल कर लिया। समझ गए बात को, नहीं समझ में आया। पुनः परीक्षा का मतलब बैक पेपर। गाजीपुर वाले को कहाँ बैक लगता है। देखिए भाई, 82% उत्तीर्ण हैं और 2% को पुनः परीक्षा में शामिल किया है। तो जो पास हैं उनमें से थोड़ी शामिल करेगा, जो बाकी अनुत्तीर्ण थे उनमें से 2% को शामिल किया, और बाकी ऐसे थे जो डिफॉल्टर है उनको नहीं शामिल किया, ठीक ना। तो 82% ऐसे हो गए और बिना परीक्षा वाले 2% हो गए, तो कुल हो गए 84%। यानी कि जो फेल हैं उनका प्रतिशत हो गया 100 - 84। 16% बराबर कितना हो गया 592। क्या दिया है 592। इसलिए 100% टोटल संख्या चाहिए 3700। या एक लाइन और लिख देते भाई, 592/16 × 100 हो जाएगा 3700। ठीक है ना, कन्फ्यूजन नहीं किसी को, अमित हो जाएगा। आगे चलिए, देखिए भाई, अगर कन्फ्यूजन हो तो मान लीजिए एक बार आपने 14 से सॉल्व किया, हो सकता है कुछ लोग किससे किए हो, 2 इसी में से ले लिए, तो बचा कितना उनका 18 बचा ना। हो सकता है कुछ लोग 18 बराबर लिखे हो 592।
अगर सही से नहीं कटा तो समझ जाइए कि गलत कर रहे हैं। तो 82 + 2 84 कर लीजिए, 16 से देख लीजिए, ठीक ना, या 82 - 2 कर लीजिए, 20 से देख लीजिए। 20 से तो डायरेक्ट कटेगा नहीं, इसलिए 16 से ही देखना पड़ेगा। मान लीजिए ऐसा होता कन्फ्यूजन तो, ठीक ना, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 82% पास हैं, 2% को पुनः परीक्षा में शामिल किया बैक पेपर में, तो बाकी जो बचे वो हैं 16%। आगे चलिए। एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक मिले थे। ये अंक प्रतिशत के रूप में अब 153 का और थोड़ा डिस्क्राइब कर देते। देखिए, एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और उनमें मतलब जो 100 थे उसमें की बात हो रही है। अगर इस 82 की बात करता तो कहता इनमें, ठीक है ना, उनमें कह रहा है, यानी कि जो पहले बात हो गई टोटल संख्या का 2%। अगर 82 की बात होती तो कहता इसमें शामिल, इसके 2% पुनः। आगे चलिए, क्वेश्चन आ जाइए 154। एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक मिले थे। ये अंक प्रतिशत के रूप में 75% थे। यदि परीक्षा में एक अंक का एक प्रश्न और जोड़ दिया जाए तो उसका प्राप्त अंक प्रतिशत 76 हो जाएगा। परीक्षा का प्रारंभिक अधिकतम अंक क्या थे? बताइए, और लोगों को करने दीजिए। आसान है भाई, कह रहा प्रारंभ में कितना था नहीं पता है। आ जाएगा, नहीं आया? चंदन, क्या नहीं समझ में आ रहा इसमें? अरे भाई, अभी अभी क्वेश्चन एक किए हैं, कह रहा है कि 75% पहले पाया है। तो पहले आप मान लीजिए शुरुआत में कितना था, यक्स था, इसका 75% पाया, ठीक है ना। अब एक और अंक शामिल कर लिया गया, एक अंक प्रश्न में जोड़ दिया जाए तो उसका प्राप्त अंक प्रतिशत 76% हो जाता है। तो आपका हो गया यक्स + 1। अब कितना हो गया? 76%। सॉल्व कर लीजिए, कितना आया? अच्छा, एक सेकेंड। इसमें कुछ गलत लग रहा है, ठीक है ना।
उससे नहीं होगा, देखिए। नहीं नहीं, वो नहीं होगा। तो ऑप्शन से करते हैं, देखिए। 75%, 19 का 75% और 20 का 76% बराबर होगा। 75% और 20 का 76%। नहीं होगा। नहीं होगा। 155 बताइए। 154 आगे बढ़ा दीजिए ना। बोल तो रहे हैं कुछ डाटा गलत है इसमें। और अगर आंसर ही टिक करना है तो 19 टिक कर लीजिए। 1976, 19 का मल्टीपल मिल रहा है। आगे चलिए 155। या यहाँ पर जो एक अंक का एक प्रश्न जोड़ा गया है, यहाँ पर और कुछ क्लियर करना चाहिए था। आगे आइए। एक परीक्षण में चंदन ने 45 में से 16 अंक प्राप्त किए। उसे पास होने के लिए एक और परीक्षा देनी होगी और 48% अंक प्राप्त करने होंगे। यह दूसरी परीक्षा का कुल अंक 80 थे और यदि वह केवल उत्तीर्ण होने में सफल रहा तो उसने कितना अंक प्राप्त किया। क्या हुआ? क्यों? तो जोड़ा गया है ना। तब भी तो नहीं आएगा। कितना आएगा? x बराबर तो 75x हो गया बराबर 76x माइनस 76। चलिए अब पहले अगला कर लीजिए तो फिर करते हैं। देखिए एक परीक्षा, अब इसको पढ़ लिए तो कर लेंगे। एक परीक्षण में चंदन ने 45 में से 16 अंक प्राप्त किए। उसे पास होने के लिए एक और परीक्षा देनी होगी और 48% अंक प्राप्त करने होंगे। यह दूसरी परीक्षा में कुल अंक 80 थे और यदि वह केवल उत्तीर्ण होने में सफल रहा तो उसने कितना अंक प्राप्त किया। तो 45 में से कितना अंक प्राप्त किया है? 16। और उसे पास होने के लिए परीक्षा देनी होगी और 48% अंक प्राप्त करने के लिए दूसरी परीक्षा का कुल अंक कितना है? 80। तो यहाँ 45 में से कितना पा गया? 16 पा गया। अगली परीक्षा कितने की है? 80 की है। टोटल कितना हो जाएगा आपका? 125, सॉरी, हाँ ठीक है, 125 और 48% पाना जरूरी है। 125 का कितना? 48%। 60 अंक यहाँ पाना, ठीक ना।
60 अंक। तो 16 पा गया, 60 तक जाना कितने की ज़रूरत है? 44। 80 में से कितना पाया? 44 पाया। तो कितना परसेंट यहाँ पाया होगा? 44/80 गुणे 100 कितना आ गया? 55%। ठीक है ना, 55% आया उससे शैलेश? माइनस किए हैं। माइनस करने पर चलिए देखिए, पहले उसका जो पृष्ठों की संख्या दिया है, क्या दिया है? परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक दिया है। तो यहाँ आपका यक्स था, यक्स का 75% पाया है, और x+1 का कितना हो गया? 76%। -1 क्यों कर रहे हैं? क्यों बराबर होगा? चलिए देखिए, आपसे कह रहा है एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों का कुल अंक मिला है। ये अंक आपका है प्रतिशत के रूप में 75% था। यदि परीक्षा में एक अंक का एक प्रश्न और जोड़ा जाए तो उसका प्राप्त अंक प्रतिशत कितना हो जाता है? 76% हो जाएगा। परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक क्या थे? अब ध्यान दें, यहाँ 75 यक्स का 75% लेंगे तो x+1 का 76% अगर लेंगे तो ये इक्वल नहीं होगा, क्योंकि x+1 जो है वह x से बड़ा है। ठीक ना, तो इसलिए जो एक अंक शामिल किया गया है उसको क्या कर दिए हैं? माइनस कर दिए हैं। तो आपका कितना बन जाएगा? ये आपका हो गया 75 x/100, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 76 x/100, और बराबर हो जाएगा आपका 76 - 100। ठीक है, आपका हो जाएगा 76 - 100। ठीक है ना, और चाहे पहले इधर कर लेते फिर करते तब भी सही था। ठीक ना, यहाँ से 100 हटा देंगे तब वो बनेगा जो ये बोल दिए हैं। चलिए ऐसे रहने देते, 76 - 100, और इस 100 को हटा देते हैं। आपका हो गया -x और माइनस हो गया 24, इसलिए x बराबर आ जाएगा 24। x बराबर आ जाएगा 24। फिर से देख लें, x का अगर 75% लेंगे तो x+1 का 76% नहीं होगा, वो बराबर x का 75% x+1 का x भी बढ़ रहा है और 76% ये भी बढ़ रहा है। तो आपको एक अंक इसमें से माइनस करना पड़ेगा। ठीक ना, जो आपका जुड़ रहा था, इसलिए अब इक्वल हो जाएगा।